डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई नो कि आप इंतज़ार करते हैं जब यूजीसी नेट की रिजल्ट निकलती है कि पॉल साइंस हेल्प चैनल पे जो टॉपर्स होंगे जिन्होंने क्रैक किया है उसकी इंटरव्यू होगी। वो यूज़फुल बातें बताएंगे, स्ट्रैटेजी, टिप्स, ट्रिक, कैसे एग्ज़ाम प्रेप करें, डूज डोंट्स, और आपको फ़ायदा होगा। तो आज हम उन्हीं स्टूडेंट्स को लेके जो दिसंबर साइकिल में जिन्होंने सक्सेस प्राप्त किया है। मैंने 4 स्टूडेंट को लिया है, इनफैक्ट 5 स्टूडेंट हैं। 3 उसमें से जेआरएफ क्रैक उन्होंने किया है, एक ने तो एब्सोल्युटली क्रैक किया है 250, मतलब 2 बार लगातार 250 मार्क्स आउट ऑफ 300, फिर 244 मार्क्स। एंड एक उसमें से नेट किया है जो कि 5वीं बार में, तो वो ये दर्शाता है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक ने जो है पीएचडी क्वालिफाई किया है, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहती हैं। और उनकी भी जो है लेसन्स उतने ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों थोड़े से पीछे रह जाते हैं, और फिर कैसे उस सो कॉल्ड, आप कहें कि थोड़े से फेलियर कह लीजिए, उसको झटक करके कैसे आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को आई होप कि बहुत गौर से आप सुनेंगे इस वीडियो के थ्रू और उसका लाभ उठाएंगे। इससे पहले कि इंटरव्यू का दौर शुरू हो, आपको ये जानना चाहिए और मेरा बताना कर्तव्य है कि यदि आप 25 जून साइकिल, इसके साथ में यदि आप एसएसबी और जो सेट के एग्ज़ाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं, जो पीसीएस के एग्ज़ाम है +2 के लिए, यदि उन सब की तैयारी आप कर रहे हैं, पर्टिकुलरली यदि आप नेट जेआरएफ जून 25 साइकिल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ब्यूटीफुल मौका है जहाँ पे कि बेस्ट वे में जो एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए बोथ पेपर 1 पेपर 2 का, उस ब्यूटीफुल जर्नी को आप में भागीदार बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कह लीजिए कि आप उस जर्नी को जी सकते हैं फॉर फ्यू मंथ्स। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग में, तो अपने नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर को इस मेल आईडी पे, ये मेल आईडी जरा गौर से देखिए, ये मेल आईडी स्पेसिफिक इस साइकिल के लिए बनाई गई है, पॉल साइंस हेल्प नेट जून 25@gmail.com पे भेजें। चलिए अब शुरुआत करते हैं इन स्टूडेंट से, टॉपर से, क्वेश्चन और आंसर के दौर का आपके लिए। Okay, so dear all toppers, first of all, thank you very much for joining this interview session. As usual, ये थर्ड टाइम है जबकि हम लोग इंटरव्यू इस तरह की कर रहे हैं, और इस बार डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम लोगों ने जो 4 स्टूडेंट सेलेक्ट किया है वो डिफरेंट पड़ाव पे हैं अपने, मतलब इस यूजीसी नेट की जो जर्नी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर तरह की जो सक्सेसेस हैं या फेलियर्स हैं वो, और उनका जो एक्सपीरियंस है आप सबको हो और उससे आप आगे बढ़ें। यहाँ पे मेरे साथ में सनत कुमार दास हैं, जो कि बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं पॉल साइंस हेल्प के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, लेकिन इन्होंने केवल नेट क्वालिफाई किया है एंड ही इज सैड। लेकिन ये बहुत छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है नेट क्वालिफाई करना, बट सिंस ही हैज बीन ए वेरी गुड स्टूडेंट इसलिए वो सैड है। लेकिन हमने उनको इसलिए यहाँ रखा है कि वो बताएं कि नेट और जेआरएफ के बीच की जो पुश है वो कैसे की जा सकती है। हमारे साथ में उमरा खान हैं, जो कि ऑलरेडी केवल उन्होंने जेआरएफ क्रैक ही नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जेआरएफ को यूज करते हुए उन्होंने एडमिशन भी पीएचडी में लिया, तो अपने इंट्रोडक्शन में वो बताएंगे। फिर हमारे साथ दीपन्विता हैं, जो कि पीएचडी 2 बार से क्वालिफाई कर रही हैं, तो 2 साइकिल से। तो यहाँ पे एक और आपको इंसाइट मिलेगी कि पीएचडी से नेट और फिर नेट से जो है जेआरएफ, इसकी जो दूरी है उसको कैसे कवर किया जाए। दीपन्विता ऑलरेडी जो है, जो करंट बैच है पॉल साइंस हेल्प की, उसमें इनरोल्ड है, तो वो कोशिश कर रही हैं उस गैप को भरने की। तो आप भी, आप में से भी कई स्टूडेंट जो होंगे उस सिचुएशन में होंगे कि उस गैप को कैसे जो है पाटा जाए या कैसे उसको जो है फिल किया जाए। 4th स्टूडेंट इसमें जो प्रथमेश है, इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही जेआरएफ को क्रैक किया है। ये भी मेरे ग्रुप में थे, उमरा भी ग्रुप में थी, और ये सब बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे, इंक्लूडिंग सनत एंड दीपन्विता, ये सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे। लेकिन कहाँ पे थोड़ी कमी रह जाती है वो भी जो है इनके थ्रू आपको जानने को मिलेगा, और कैसे प्रथमेश ने, उमरा ने बिल्कुल क्रैक किया, वो तो आपको जानने को इनके थ्रू मिलेगा ही। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और ये उसका जवाब देंगे, उसके थ्रू जो है आपको जानकारी मिलेगी।
यहाँ पे जिस क्रम में ये हैं उसी क्रम में जवाब देंगे सनत, उमरा, दीपन्विता एंड प्रथमेश। सबसे पहले मैं चारों को इनवाइट कर रहा हूँ अपना इंट्रोडक्शन देने, जिसमें ये बताएंगे कि ये अभी क्या कर रहे हैं और जब इन्होंने नेट जेआरएफ देने का किया था उस समय में इनकी क्या स्टेटस थी, थोड़े अपने बारे में बताएंगे। यस, स्टार्ट सनत, फ्रॉम सनत। यस सर, थैंक यू सर। सर मैं सर करंटली सर पीजी पास आउट हो चुका हूँ सर। 2022 में मेरा पीजी हुआ और सर मैं नेट के लिए बहुत ट्राई कर रहा था सर। मतलब आफ्टर मेनी फेलियर्स सर, दिस टाइम आई गॉट सक्सेस। एक सेकंड सनत, सनत ये भी बता दो किस किस यूनिवर्सिटी से आपने पीजी पॉल साइंस में किया, ये भी बता दो। यस सर। सर मैंने सर संबलपुर यूनिवर्सिटी किया है। ये संबलपुर यूनिवर्सिटी से किया है सर। मैं यस सर। ओके। तो सर मेरा अभी सर मैं मतलब एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा था सर। तो अभी इस बार उड़ीसा का एसएसबी कैंसिल हो गया है, तो मैं मतलब नेक्स्ट ईयर जब नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए मैं मतलब ट्राई करूंगा। ओके ओके। यस उमरा, योर टर्न। Hello, sir. Am I audible perfectly? Yeah. Okay. So first of all, thank you so much. It's an amazing opportunity. I never thought I'll be interacting with you this way. So thank you so much, first of all. Well, I have done my BA from Maharaja Agri College, University of Delhi. And in 2024 itself, I have done my master's in international relations, popularly known as MAPISM from School of International Studies, GNU. And in the previous June cycle, I have done my JRF in political science with 99.86 percentile in political science only. And right now, I have just admitted to PhD South Asian Studies at Center for South Asian Studies, School of International Studies, GNU. So I have been part of your respective test series for both the cycles. I have appeared in the December cycle too, but I couldn't make it through by few margin. But in the next attempt, that is of June, I made it to JRF. And this time, now as I have enrolled in PhD, so yeah, biggest credit goes to you. Thank you so much, sir. This was about me. Okay, good. Deepanvita. Yes, sir. Good evening. Sir, I am from Raiganj, West Bengal. Currently, I'm, sir, doing my PhD coursework, and from my university is Raiganj University, located in, sir, in North Dinajpur. So, sir, last time मैंने आपका जो बैच था उसमें थी, एंड दिस टाइम भी हूँ। तो लास्ट टाइम मेरा पीएचडी हुआ था और इस बार भी पीएचडी हुआ। तो जो गैप रह गया था, मुझे लगता है कि पेपर 1 में मेरा बहुत गैप रह गया था, एंड दिस टाइम लास्ट टाइम से भी कम मार्क्स मुझे पेपर 1 में मिले। सो दिस इज द रीज़न आई थिंक मुझे लगता है कि नेट नहीं हो पाया। तो पेपर 1 मुझे ठीक से पढ़ना है, एंड पेपर 2 में लास्ट टाइम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद इंक्रीज हुआ है नंबर, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक मैंने किया बिकॉज ऑफ मे बी टाइम प्रेशर और कुछ भी हो सकता है। तो ये दो अगर मैं ठीक कर सकती हूँ तो आई थिंक दिस टाइम आई विल क्रैक नेट सर। थैंक यू। Okay, good. Yes, Prathamesh, your turn. Good evening, sir. My name is Prathamesh Mani Tiwari. I have done my UG from Banaras Hindu University, and currently I am 4th semester MA student in BHU. Sir, I thought about giving UGC NET when I was preparing for CUET PG from your platform only. Then only I thought that I will do MA and then I will give UGC NET in between MA only. Then, sir, I gave my first attempt in June 2024. And in that attempt also I cracked JRF by getting 250 marks. And then again in this December attempt I gave it again and got 244 marks and cracked JRF. And sir, it is all possible due to your study materials which I followed right from the preparation of PG. I was also a student of your mock test series, and again in UGC NET test series also I was a student. And basically those study materials and YouTube videos gave me a platform where I could work on my basics, even if I have not studied certain books, because it is not possible to study all books. Then also because of your study material it was possible. So sir, thank you very much for being a good guide to me in all my journey. Thank you, sir.
ओके, सो आप सुन रहे होंगे डियर स्टूडेंट कि प्रथमेश ने क्या कारनामा किया कि फर्स्ट टाइम 250 मार्क्स एंड 244 मार्क्स। सो मतलब 2 बार बैक टू बैक इन्होंने जो है JRF क्रैक किया। इट्स वेरी 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 यूनिक। तो आप आई होप कि प्रथमेश की जो एक्सपीरियंस है उससे आप उससे उससे आपका फायदा होगा। बट मैं हमेशा कहता हूं कि हर तरह के एक्सपीरियंस आपको सुनने चाहिए। प्रथमेश में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट दीपन्विता की भी जो स्टोरी है उतनी ही इम्पोर्टेंट आपके लिए और सनत की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, जहां पे कि मैं ये पूछ रहा हूँ आप सभी से कि पहले तो थोड़ा आप जो आपके मार्क्स आए हैं ना पेपर 1 पेपर 2 से शुरुआत करना, जिससे कुछ आइडिया मुझे भी आइडिया मिलता है। साइकिल बता देना और किस साइकिल में आपने क्रैक किया है। यदि करंट में किया है तो करंट, और पेपर 1 पेपर 2, तो उससे बहुत चीजें मुझे समझ में आती हैं। तो एक तो ये, और फिर जो है आपने कब जो है शुरुआत की, कितने महीने आपने लिए और कैसे किया, ये थोड़ी सी आप अपनी प्रिपरेशन के टाइमलाइन और रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजी पे आप रोशनी डालें। सनत से शुरू करते हैं। यस यस सनत सनत। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा रुक करके 1 सेक सनत, हम योगेश को भी वेलकम करते हैं। योगेश काकोरिया जो जिन्होंने कि JRF क्रैक किया है, और इस मीटिंग में इनको जुड़ना था, थोड़ी देर हुए हैं लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी हम लोग ने शुरुआत ही की है, और ये ऑलरेडी इंडियन नेवी के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा, तो गुड योगेश, यू कुड ज्वाइन। तो योगेश आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, जल्दी से अपने बारे में कुछ बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस योगेश, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम योगेश। सर, जैसा कि आपने बताया, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, इंडियन नेवी में काम कर रहा हूँ। ये सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था टेक्निकली। वैसे मैंने जून वाला अटेम्प्ट भी दिया था, उसमें भी मेरा स्कोर अराउंड 117 के आसपास आ रहा था, बट कैंसिल हो गया और फिर मैं ट्रांसफर आउट हो गया जहाँ पे मैं पहले पोस्ट था। उसके बाद एनटीए ने चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर कंसीडर नहीं किया, इस वजह से मैं फिर सितंबर वाला एग्जाम दे नहीं पाया। तो ये मतलब मैंने दूसरी बार एग्जाम दिया था वैसे, बट रिजल्ट मेरा पहली बार ही आया सर। और सर अगर मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताऊं तो मैंने अराउंड 4-5 मंथ के आसपास इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है। 2-3 मंथ्स मैंने पहले एग्ज़ाम के लिए किया था। अभी 2 मंथ के आसपास मैंने अभी जो जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए पढ़ा है। मतलब अराउंड नवंबर एंड दिसंबर मैंने इसको टाइम दिया है सर एग्ज़ाम को। मेरा स्कोर सर अराउंड अभी 36 नंबर पेपर 1 में है। 36 क्वेश्चन मेरे करेक्ट पेपर 1 में है, 79 पेपर 2 में है। अगर सर मैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो वैसे तो मेरे को काफ़ी बंदों के मैसेज आए हैं, तो पर्सनल वो से क्या स्ट्रेटेजी कैसे, मतलब मैं टाइम में इतना स्कोर कर पाया। बट सर अगर वैसे देखोगे तो मैं पहले एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है, तो बेसिक्स मेरे थोड़े बहुत पहले क्लियर थे। और फिर उसके बाद मैंने एनटीए के जो डिमांड है उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू किया। तो सबसे उसके लिए जैसे हर टॉपर बताता है, लाइक सबसे पहले सिलेबस को देखना, सिलेबस में एक एक कीवर्ड्स को, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना। फिर उस पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो सर्च कर करके, मोस्टली आपकी वीडियो सर हर टॉपिक के ऊपर अवेलेबल है। लाइक पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, WPT, IPT, या फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हर चीज के ऊपर मुझे आपकी वीडियो बड़ी इजीली मिल गई थी। तो मैंने अपना कंसेप्ट वहां से एक हर टॉपिक वाइज मैंने उठा के कंसेप्ट क्लियर किया है। और उसके जो एनटीए की डिमांड है, यूजीसी नेट की डिमांड है, उसके हिसाब से सर मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स बना लिए थे, ताकि मेरा कंसेप्ट भी क्लियर रहे और मेरे को फैक्ट्स भी मिल जाए उसमें से। तो इस हिसाब से मैंने हर टॉपिक को टिक किया है सर, पेंसिल से मतलब कि ताकि एक भी मेरा पॉइंट छूटे ना। फिर पीवाईक्यू सर, जैसे आपकी थीम वाइज जो वीडियोस हैं वो बड़े हेल्पफुल रहे हैं सर। मैंने कम से कम 3 से 4 बार आपके थीम वाइज वीडियोस देखे हैं सर। और वो भी मतलब एक फैक्ट के साथ साथ और क्लियरिटी के साथ साथ एक
मतलब कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं कि कैसे चीजें हो रही हैं, और जो भी कुछ थोड़े बहुत डाउट रहते हैं या कोई नया क्वेश्चन आता है किसी भी साल में, तो वो वहां से कंसेप्ट क्लियर हुआ है सर उसका। अगर मॉक टेस्ट की बात करूं सर मैं, तो आपके मॉक टेस्ट एक इतना अच्छा स्टैंडर्ड दे देते हैं किसी भी एस्पिरेंट के लिए कि अगर किसी ने आपके मॉक टेस्ट फेस कर लिए और उसके बाद वो एग्जाम में बैठ रहा है, तो उसको कंसेप्चुअल की रहेगी। बाकी फैक्ट्स तो सर बार बार रिपीटेडली रिवीजन और एक्स्ट्रा हार्ड वर्क से और अपने अलग से शॉर्ट ट्रिक्स बना बना के या फिर निमोनिक्स उस तरह से मतलब हमें अपना मेमोराइज करना पड़ेगा, वो तो एक डिफरेंट चीज है। बट एज ए मतलब बेस्ट टेस्ट सीरीज जो बोल सकते हैं सर, वो आपकी बेस्ट टेस्ट सीरीज थी आपने जो दी। मैंने पहले वाले में भी आपके जो जून वाली साइकिल थी उसमें भी आपकी टेस्ट सीरीज दी है, और इस वाले में दी है। मैंने हर एक टेस्ट आपका सर अटेम्प्ट किया था। बट आपकी टेस्ट सीरीज में सर मेरा स्कोर जो एवरेज था उससे 4-5 नंबर ऊपर रहता था बस। कभी मैं टॉपर में आया नहीं, कि एक दो बार ऐसे आया हूँ। बट वो काफी हेल्पफुल थी सर आपकी जो टेस्ट सीरीज थी। और उसमें जो आप बाद में जो रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करवाते थे, तो उसमें भी काफी जो भी कंसेप्ट्स रह जाते थे वो क्लियर हो जाते थे। जैसे कि मैं सर्विस में हूँ, तो कभी मतलब मैं लाइव टेस्ट या फिर लाइव क्लासेस कभी अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया। बट फिर मैंने अपने हिसाब से शेड्यूल बनाया, क्योंकि जो आपका शेड्यूल चल रहा था वो एक मतलब मेरे लिए उसको कंटिन्यू फॉलो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मेरे को एक तो मैंने ज्वाइन लेट किया था टेस्ट सीरीज, तो मेरे को पहले वाला क्लियर करना था और फिर मतलब साथ भी आना था। तो इस वजह से मतलब मैंने अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अलग हिसाब से बनाई सर। और फैक्ट्स रही बात सर ये फैक्ट्स की, तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। जैसे क्रोनोलॉजी के लिए मैंने अपने मतलब अलग से ही कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई, जो भी मतलब मेरे को मैं याद रख पा रहा था। जैसे चाहे वो किसी भी चीज के बारे में हो, चाहे एआरसी रिपोर्ट्स हो या फिर एसडीजी हो, एमडीजी हो, कोई भी चीज याद करनी हो, तो वो मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि जो अपने जो तुम खुद याद रख सकते हो ना, उस हिसाब से तुम्हें अपनी शॉर्ट ट्रिक बनानी चाहिए, और ताकि तुम मतलब आराम से उसको पेपर में रिकॉल कर पाओ। और शॉर्ट ट्रिक्स एक सबसे अच्छा तरीका है फैक्ट्स को याद रखने का, अकॉर्डिंग टू मी सर। और सर लास्ट के मतलब जैसे एग्जाम नजदीक आता है, तो लास्ट के 5 डेज कंटिन्यूसली मैंने रिवीजन पे ही ध्यान दिया है और रिपीटेडली रिवीजन किया है। आपकी जो ये थीम वाइज वीडियोस थी, उनके जो आप पीपीटी प्रोवाइड करवाते थे, पीडीएफ प्रोवाइड करवाते थे, वो भी काफी हेल्पफुल रही है सर लास्ट टाइम में। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहते हैं, तो हमें पता रहता है कि हमें किस तरफ जाना है, हमारी क्या चीजें छूट रही हैं, और मतलब हमारा मेन फोकस किस कहाँ पे होना चाहिए। तो वो हमें एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है सर। और लास्ट में सर मैं यही कहूंगा कि हार्ड वर्क करते रहो, और फोकस अगर एक चीज के ऊपर फोकस है कि हाँ भाई हमें एक कोई टारगेट है वो अचीव करना है, तो उसके ऊपर अगर हम हार्ड वर्क से काम करते रहेंगे और अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज ऐसी मुश्किल नहीं है कि जो हम अचीव ना कर पाए। थैंक यू सर। ओके, तो योगेश ने जो है पूरा ही कह दिया जो मैं पूछना चाहता था। तो चलो ठीक है, सेम वे में अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो क्यों ना सब कोई अपनी अपनी बात कह दें, तो हम लोग इस इंटरव्यू को इस तरह से ही समाप्त करते हैं। फिर केवल उमरा से थोड़े से मैं कैसे पीएचडी ज्वाइन करते हैं वो पूछ लूंगा। सो सनत, योर टर्न, यू टेल योर जर्नी और कैसे आपने किया इन सब। ओके, यस सनत। यस यस सर। सर योगेश भाई ने सर बहुत अच्छे से समझाया सर, मतलब मैं उनका बात में पूरा 100% एग्री करता हूँ। सर मेरा सर जर्नी जो था सर, मैं अभी मतलब मेरे को याद है सर, आपका जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ था सितंबर में से, मैं सर मतलब पिछले जून अटेम्प्ट में मेरा सिर्फ पीएचडी ओनली हुआ था। और आप उस टाइम में जब आपका पहला मतलब काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हुआ था आपका सितंबर सीरीज का, आपने टेस्ट सीरीज में बोला था कि जिसने भी इस बार पीएचडी किया है आपका मतलब आप ऑलमोस्ट देयर पहुंच गए हो और आपका नेट क्लियर होने का चांसेस बहुत हैं। सर आपने ये बात कॉन्फिडेंटली बोली थी सर, मैं भी मतलब वो बात आपका मतलब अभी तक याद है मेरे को। सर आपके पास जो जो मतलब टेस्ट सीरीज है सर, मैं पूरा रिगोरसली फॉलो किया था सर, सब टेस्ट सीरीज आपका देने का ट्राई किया था, आपका मॉक टेस्ट। और सर उसके अलावा सर मैं आपका सभी पीवाई के नेट के ऊपर हो, एसएसबी के ऊपर हो, जो जिस भी एग्जाम के सर आपने मतलब क्वेश्चन पेपर सर सॉल्व करके देते देते हैं आप, मतलब अपने यूट्यूब चैनल में सबका फॉलो किया हूँ सर। और उसका मैं ये करता था कि मतलब आपका क्लास एक तरफ चला देता हूँ सर, और मैं
नोट्स बनाता हूँ। जो जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आते सर, मैं उसको मार्क करके रख देता हूँ, और उसका आंसर क्या रहा है मैं मतलब उसका फिर अलग से नोट कर लेता हूँ सर। और ये सर मैं आपका नेट टॉपिक वाइज ही किया हूँ, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का आपको अलग सब क्वेश्चन किया हूँ, मतलब डब्ल्यूपीटी का सर सब अलग सब शॉर्ट करके किया हूँ। ऐसा करके सर मैं सारे टॉपिक कवर किए हैं सर। और आपका सब मॉक टेस्ट भी सर मैं रेगुलरली ज्वाइन करता था। और जो सर मतलब आखिरी का मतलब प्रिपरेशन टाइम के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा सर। लास्ट टाइम में सर यही है कि मतलब थोड़ा थोड़ा रिवीजन ही सर हेल्पफुल होता है। मैं अपना जो जो नोट्स किया था सर, आप ही के सर सर ज़्यादा वीडियो देख के किया था, आपका मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिला सर मेरे को वीडियो देख के। और वही सर सब मैं देख के मतलब नोट्स बनाता रहा, और मतलब वही नोट्स सब पढ़ के गया था सर इस बार भी एग्जाम में। तो लास्ट बार नेट सिर्फ पीएचडी ओनली हुआ था सर, इस बार नेट हो गया। सो थैंक यू टू यू सर। Okay, next time you will crack JRF for sure. Yes, Umrah, your turn now. Yes, sir. So, so the very first attempt that I gave in December cycle. So what happened at that time, I was going through a rigorous coursework at GNU, my MA coursework. So I missed JRF at that time by a few margin. But even at that time, since I was a part of your test series, so that flow was going on. So I was quite prepared already. So what happened in the June cycle, we get the time because my MA was concluded, I was passed out, so I get the time. So if I say about me that for how long duration I prepared well, so I would say after completing my MA, if I say in the month of May, I prepared thoda sa matlab during my exams. But when I got 2 months अच्छे से, so it was like 3 months preparation I did really well for this exam. So for me, 3 months अच्छा, was हिंदी really well for हिंदी me. नहीं बोलो, अधिकतर बच्चे जो है हिंदी में सुनना पसंद करते हैं उमरा। Okay, sir. My apologies, sir. Yeah, sir. So what happened that मुझे क्या लगता है कि 1 महीना जब मैं अपने एग्जाम के दौरान कर रही थी, तो थोड़ा सा वो हो गया। उसके बाद जब एग्जाम लीक हो गया था, तो अगेन वी गॉट द टाइम, क्योंकि व्हाट हैपेंड कि अर्लियर मुझे अपने कोर्स की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो व्हाट आई फाउंड कि जब 3 महीने मुझे एक साथ मिल गए, सो आई गॉट इमेंस टाइम। तो उस बीच मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। तो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं, आई वुड लाइक टू हाईलाइट 5 मेजर पॉइंट्स। दो सबकी स्ट्रैटेजी सेम होती है, बट आई वुड ऐड कि जो रिवीजन होती है, वी हैव टू मेक दैट रेपिटेटिव रिवीजन। सो इन दिस रिगार्ड आई वुड बी हाईलाइटिंग 5 मेजर पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक, जैसा कि सर आप भी कहते हैं, वी हैव टू गो थ्रू द सिलेबस, एंड सिलेबस पे जाने का एक पैटर्न होता है टू व्हाट वी कॉल लाइन बाय लाइन गोइंग अबाउट इट। तो सिलेबस का एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो लिखा होता है, हमें उसको देखना होता है अच्छे से। चाहे उस पर PYQs करें या कुछ भी, आपकी जो स्ट्रैटेजी रहती है दैट मे वेरी ऑफ कोर्स, but we have to go about syllabus. And second thing, if I talk about books, I did not follow any books, and people usually don't do follow books. What we do actually is to solve as much PYQs as we get. So PYQs, the biggest source I would say मेरे लिए जो रहा था, वो आपकी सर गाइड रही थी। मैं जो कहूंगी द बेस्ट सोर्स फॉर UGC नेट, इवन फॉर CUT PG आई डिड द सेम। तो जो PYQs है, फॉलोड बाय द वीडियो एनालिसिस सर जो आपके चैनल पे है, तो उससे रिलेटेड करके मैंने अच्छे से फॉलो किया था फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स टू अभी तक के जितने भी PYQs थे उसके साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, एज यू ऑलवेज सेड कि PYQs इज द की, so not just PYQs but lots of MCQs I followed, and those are MCQs I got from your 1000 MCQs वाली जो बुक थी, एंड जो 1500 MCQs वाली जो बुक थी, तो वो भी आई डिड सो मेनी टाइम्स। एज आई सेड कि मुझे टाइम मिल गया था 3 महीने का, 2 महीने का, तो उसको मैंने रिविजन की, ना सिर्फ रिविजन बल्कि रेपिटेटिव रिविजन की। So I would suggest to all of you to not to make revision, but to make repetitive revisions. So PYQs and MCQs is the key, followed by the video analysis available on your channel, sir. So again, third point is जो सर आपकी गाइड है, that I have read so many times I can't even count कि मैंने कितनी बार पढ़ी। तो जैसे कि सर आपने बहुत बार कहा है कि somebody who has read that Pol Science Help Guide 1000 times, तो उसका JRF होगा, ना कि उसका who has read it about only 10 times. सो जितनी बार हम उसे अच्छे से पढ़ते हैं, उतनी बार अच्छे से रिवीजन होती है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। पॉल साइंस हेल्प गाइड। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, लास्टली 2 points I will make, that is test series and again revision. So for test series sir, I was a part of your test series only for 2 cycles, but in the June cycle I followed that religiously. I was really consistent with the test, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, मैं जब अपने MA के कोर्स वर्क के साथ कर रही थी, तो कई बार टेस्ट नहीं भी दे पाती थी। बट जब बाद में जब कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो आई वाज वेरी कंसिस्टेंट विद द टेस्ट।
वो जो ऑनलाइन सेशन होता था हमारा फिर डिस्कशन, वो भी आई यूज टू अटेंड अच्छे से। एंड जो ये टेस्ट सीरीज थी मैंने अच्छे से मतलब इसको फॉलो किया था। उसके बाद अपने आप भी इस टेस्ट को कई बार दिया था एंड अपने नोट्स भी बनाए थे। एंड लास्टली, एज एवरी आई मीन एवरी क्वालिफाइड JRF क्वालिफाइड पर्सन वुड से कि रिवीजन इज द की। यस, सो रेपिटेटिव रिवीजन इज द की। एंड मेनी ऑफ अस मस्ट बी गोइंग थ्रू दैट MA प्रोसेस, और बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो बहुत बार क्या होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो सर अगेन आई वुड कोट यू ओनली कि जैसे आपने कहा था कि अगर टाइम नहीं भी मिल पा रहा है तो आप डेली के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, 1 घंटा निकाल के, 1.5 घंटा निकाल के, या कोई वीडियो देख लें उस पे पॉल साइंस हेल्थ चैनल से, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। एंड या रिवीजन इज द की आई वुड से, एंड नॉट जस्ट रिवीजन बट द रिपीटेटिव रिवीजन। तो या सर, दिस वाज ऑल। थैंक यू। तो आपने डियर स्टूडेंट सुना होगा उमरा और योगेश ने भी और सरन ने भी जो कहा, एक तो ये है कई कई बार जो पढ़ा जाता है गाइड वो हेल्प करता है, एक बार नहीं। ऑफ कोर्स 1000 टाइम आई विल नेवर से। उमरा ने थोड़ा उसको चेंज किया है। मुझे किसी स्टूडेंट ने ही कहा था कि चांदनी चौक टू चाइना में कोई डायलॉग है कि वो जब चाइना जाता है हीरो तो वहां पे जो चाइनीज उसका मुकाबला करने वाला वो कहता है मुझे उस वार से डर नहीं लगता है जो तुमने हजारों बार यूज किया है, लेकिन उस वार से डर लगता है जिसकी तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो ये किसी स्टूडेंट ने कहा था, एंड दैट इज वेरी ट्रू। मतलब कि तुम यदि बार 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 यदि आप एक काम को करते हैं तो होता है ना कि रस्सी भी जब बार बार जाती है तो वो पत्थर पे निशान छोड़ देती है। मतलब कितना सोचो उसमें ताकत होती है। केवल बार बार से, एक बार से क्या पत्थर पे निशान पड़ सकता है। तो ये एक रिपीटेटिव, जो बार बार उमरा यूज कर रही है, रिपीटेटिव रिवीजन, रिपीटेटिव रिवीजन। ये जो रिपीटेटिव है, आपको पता है कि हर धर्म में नाम जपना होता है। लोग माला जपते हैं, राम 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 ऐसे जपते हैं। नाम जपना जो है वो सिख में है और कई धर्म में। उसका क्या मतलब होता है? मतलब ये केवल एक रिपीटेटिव चीजों से ना आप ओरिएंट हो जाते हो। यदि आपने भगवान का बहुत बार नाम लिया तो यू ओरिएंट लाइक दैट। सो इट इज अ ओरिएंटेशन। ओके, यस दीपनविता, योर टर्न, बताइए। यस सर। तो सर मेरे साथ इस बार जो हुआ, मुझे पता नहीं, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ क्या हुआ। आई लाइक टू लास्ट टाइम मेरा जो अटेम्प्ट था दैट वाज एक्चुअली माय फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन। दिस टाइम इट इज़ द 4th अटेम्प्ट, लेकिन लास्ट टाइम मेरा जो हुआ था स्कोर इट वाज लाइक 193 आ रहा था सर। तो इस बार आया 190, जो कि मैंने इस बार मेरे पेपर 2 में मैंने ज़्यादा मेहनत की, फिर भी मार्क्स कम ही आए। तो मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है मेरे साथ। मे बी दिस टाइम लक, आई वुड से कि समटाइम्स लक हमारा साथ नहीं देता है। तो पेपर 1 में मेरे साथ लास्ट टाइम 27 मार्क्स आए थे एंड दिस टाइम 24। मैंने कोई सर सब्सक्रिप्शन और कुछ भी नहीं लिया था। ऑल आई डिड वाज जो फ्री का PYQ मिलता था तो मैं वो प्रैक्टिस करती थी, एंड दिस टाइम भी मैं वही कर रही हूँ। लेकिन इस बार मुझे लगता है फॉर द पेपर 1 एक्चुअली दैट इज द मेजर फैक्टर कि मेरे मार्क्स में 24 एंड अगर मैं ब्रेकअप कहूँ तो 71 एंड 24 आया। तो अगर पेपर 2 में मैं स्ट्रेटेजी कहूँ तो अगर मैं रिविजन करूँ और पॉलिश करूँ, मैं मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और पेपर 1 में मुझे मार्क्स चाहिए अराउंड 6 to 7 मार्क्स। तो शायद मेरा नेट हो सकता है, मुझे लगता है। तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस पेपर 1 एक्चुअली मुझे लैग कर रहा है, मेरी मार्क्स में जो गैप है नेट के लिए। तो ये मेरे साथ हुआ है सर। मैं दिस टाइम मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं नया कुछ नहीं करूँगी। आई विल स्टिक बाय योर मटेरियल्स एंड टेस्ट सीरीज, एंड फॉर पेपर 1 मैं इधर उधर से जो भी मिल सकता है मैं करूँगी। एंड इग्नू की नोट्स मुझे इस बार पढ़ना है, बिकॉज वाइल गिविंग एग्जाम मुझे लग रहा था कि बहुत सारे चीज़ मैंने इग्नू में शायद पढ़ा था मटेरियल्स में, लेकिन डिटेल्स में नहीं पढ़ा था, इसलिए कुछ सिली मिस्टेक मैंने कर दी थी। तो इग्नू मटेरियल्स आई थिंक मुझे चाहिए इस बार। एंड आपका सीरीज है, होपफुली इस बार नेट हो जाएगा। और वन थिंग
ओके, गुड। यहाँ पे मैं Sir, I या like to प्लीज mention प्लीज कंटिन्यू, या कि आगे बढ़ो। while preparing, I was doing job at the same time. I was doing my PhD coursework things. तो ऐसा ओके सर, तो बहुत सारा चीज़ चल रहा था एंड मैंने वेस्ट बंगाल सेट भी जो है वो क्रैक किया इस बार। रिजल्ट सर फरवरी में ही आया था, तो बहुत सारी चीज़ एक साथ चल रही थी और फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। डिसअपॉइंटेड हूँ सर बिकॉज मार्क्स कम आए। पढ़ने के बाद भी सर मार्क्स कम आ गए, तो होपफुली दिस टाइम मे बी हो जाएगा सर। थैंक यू। ओके, गुड। दीपन्विता, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी पीएचडी कर रही हैं, उन्होंने वेस्ट बंगाल की जो एग्जाम है वो भी क्रैक किया है। सो तो यदि आप लगे रहते हैं तो आपको सफलता कई कई तरीके से मिलती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एग्जाम में कैसा आप कर रहे हैं, आपकी हार्ड लेबर कभी जो है जाया नहीं जाती है। दीपन्विता है उसकी एग्जाम्पल, सी इज ऑलरेडी पीएचडी स्कॉलर, वो पीएचडी कर रही है। ओके, एंड पेपर वन जो है, जैसे दीपन्विता के केस में आप देखिए, पेपर वन में उन्हें काफी कम मार्क्स है, 24 इज वेरी लो मार्क्स। और यहाँ पे दीपन्विता को भी मैं कहना चाहता हूँ, मैंने चूंकि वो ग्रुप में है मैं कह चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी कह रहा हूँ कि बेस्ट जो वे है पेपर वन का, वो प्रथमेश उस पर थोड़ी प्रकाश डालेंगे, लेकिन मेरे अनुसार से बेस्ट वे है कि आप एनटीए के साइट पे जाइए, डाउनलोड बटन क्लिक कीजिए और वहां से पेपर वन के जो क्वेश्चन पेपर है, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर, वो सभी सोशल साइंस के अवेलेबल हैं। जैसे एक साइकिल में ही आपको 10 पेपर मिल जाएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी। और यदि आपने 2-3 साइकिल का ले लिया तो 50 पेपर आपको मिल जाएंगे, और उन पेपर को एग्जामिनेशन के जैसे सॉल्व कीजिए। और जहां पे आप अटकते हैं वहां गूगल पे जाइए या आप चैट जीपीटी पे जाइए और पढ़ करके और अपने नोट को बनाइए। दिस इज द वे टू स्टडी पेपर वन। और डेफिनेटली यदि आप ये करते हैं तो 1 महीने के अंदर जो है आप 35 के लेवल को अचीव कर लेंगे। आप जरा सोच के देखिए, दीपन्विता को 24 के बजाय 35 होता और 71 के बजाय यदि उनको 80 होता तो अभी वो जेआरएफ के दरवाजे पे होती। तो दैट इज द डिफरेंस, यही डिफरेंस है। ओके, यस प्रथमेश, योर टर्न नाउ। यस सर, जैसा कि मैं पहले बताया, सीयूटी पीजी के दौरान से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उस दौरान सर मेरी तैयारी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि मेरे साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स, बेसिकली मेरा जो सर्वाइकल स्पाइनल प्रॉब्लम है वो तभी चालू हुआ। और शुरुआत में दर्द काफ़ी था, तो एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले से ही शुरू हुआ, बहुत दिक्कत हुई। तो उस चक्कर में सर मेरा जेआरएफ सॉरी जेएनयू 13 मार्क्स से मेरा जेएनयू रह गया। तो वैसे मैं किसी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा चिंतित होता नहीं हूँ, और मैंने यही सोचा कि नियति को यही मंजूर होगा कि मैं बीएचयू में ही अभी 2 साल और एमए करूँ। तो फिर बीएचयू में एमए ज्वाइन करने के बाद मैंने नवंबर-दिसंबर 2023 से यूजीसी नेट के लिए प्रॉपरली पढ़ना शुरू किया, क्योंकि सीयूटी पीजी में थोड़ा-सा बेस था, लेकिन कई सारी एडिशनल चीज़ें भी थी यूजीसी नेट के सिलेबस में। तो और पेपर वन भी देखना था। तो फिर मैंने अपना नवंबर से चालू किया, और बीए के दौरान ही बेसिक जो 2-3 किताबें होती है, एंड्रयू हेवुड हो गया, बेलिस स्मिथ हो गया, तो ज़्यादा किताब पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये था कि बीए के समय 2-3 बेसिक हिंदी की चाहे अंग्रेजी की किताबें पढ़ के रखी हुई थी, कि ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ना आ जाए जो मैं जानता ना हूँ। तो इसलिए किताब 2-3 पढ़ के रखा था। फिर मैंने क्या किया कि दिसंबर से मॉक पेपर लगाने शुरू किए, और उसके बाद मॉक पेपर लगाते लगाते जब अप्रैल आ गया, तो अप्रैल के बाद मैंने पेपर वन को समय दिया, पूरा पूरा अप्रैल, पूरा मई, और जब तक जून में पेपर ना हुआ। और जून का पेपर पहला वाला तो कैंसिल हो गया, तो जब पहला पेपर कैंसिल हुआ तो मुझे थोड़ा और समय मिल गया पेपर वन के लिए। तो पेपर वन में मेरा ये स्ट्रेटजी रहा कि मैथ मेरे से हमेशा हो जाता है, डीआई हो जाता है, और कॉम्प्रिहेंशन तो बिल्कुल 5 इजी रहता है। तो मेरा ये था कि जो मैथ, डीआई, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, वो 15 में अगर 15 में कर लेता हूँ, तो मेरे को मॉक टेस्ट दे के इतना हो गया था कि अगर मैं 15 में 15 ये कर लेता हूँ, तो बाकी गेस वर्क करके मैं उसको 35 तक टच करा दूंगा। और बेसिकली जो एग्ज़ाम हुआ जून का, जब रिजल्ट आया तो उसमें यही आया। मेरा 38 पेपर वन में था, और 87 क्वेश्चन पेपर टू में थे, पॉलिटिकल साइंस में। कुल मिला के 125 क्वेश्चन सही हुए थे। तो ये तो हो गई जून वाले की बात, लेकिन मैं खुद से संतुष्ट नहीं था। मुझे था कि कहीं ये मेरा तुक्का से तो नहीं आ गया। मुझे खुद में जब तक संतुष्टि नहीं होता है तब तक मैं
मतलब ज़्यादा खुशी जाहिर भी नहीं करता हूँ। तो फिर मैंने एक बार और दिसंबर वाला भी देना चाहा कि ठीक है, दिसंबर वाला भी देख के देखते हैं कि इसमें कितना आता है और उसको अपना असली परफॉर्मेंस मानेंगे। तो फिर से सारी चीज़ें जो आपकी गाइड बुक थी यूजीसी नेट की और जो पुराने पिछले पेपर्स भी थे प्रीवियस ईयर, उसको मैंने किया और रिवीजन किया। और पेपर टू के लिए मैंने सिर्फ इतना ही रखा है, कोई नई किताब की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा पेपर का पैटर्न आ रहा है उसमें किताब की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर 50% कॉमन सेंस हो, जितना पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आ ही जाता है, इवेंट्स के बारे में कॉमन सेंस हो कि हाँ पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, और बाकी आपके सीयूईटी पीजी के प्रिपरेशन के दौरान बाद में यूजीसी नेट के मॉक टेस्ट से और आपके वीडियोस से इतने थ्योरी मजबूत हो गया था कि अगर कोई क्वेश्चन घुमा के भी अगर कोई स्टेटमेंट बना के भी कर देगा तो उसको ऑड वन आउट करके हम कर ले जाएंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के ऑप्शंस इतने मुश्किल नहीं बनते हैं, यूपीएससी की तरह नहीं बनते हैं, थोड़ा उससे इजी ही रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। तो फिर मैंने दिसंबर वाला भी दिया और उसमें अभी पेपर 1 में मेरा 37 है और पेपर 2 में 85 है। तो ये जब मैंने दिया तब मुझे अंदर से भी अब ऐसा लगा कि हाँ मतलब इस पेपर के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, और अगर भविष्य में भी इससे रिलेटेड कोई भी पेपर हो अगर, तो उसको मैं कर लूँगा। और पेपर 1 के लिए सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि उसमें अपने स्ट्रॉन्ग एरिया आप पहचान लीजिए। सर की बात ही मुझे हमेशा याद आती है, मैं दूसरों को भी बोलता हूँ कि पेपर 1 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। मतलब जो आप 24-25 साल के इंसान बन गए हैं आज तक, तो वो आप बन गए हैं और वही आपका एप्टीट्यूड है, तो उसमें आप पढ़ के ज़्यादा उसमें +-5 ही कर पाएंगे। यानी अगर आप उसको ऐसे अटेम्प्ट करिए, बिना कुछ पढ़े भी अटेम्प्ट करिए और फिर देखिए आपका कितना आता है, और फिर एक बार आप थोड़ा सा पढ़ के भी करिए, तो उसमें ज़्यादा मुझे तो ज़्यादा अंतर नहीं महसूस हुआ। तो अगर आप मैथ पे कमांड है तो अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करिए, रिसर्च वाले क्वेश्चंस पे चाहे टीचिंग वाले क्वेश्चंस पे है तो उसको, लेकिन इतना करिए कि कम से कम 15-20 क्वेश्चन बिल्कुल कमांडिंग हो जाए। और फिर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि गेस वर्क बहुत काम आता है। अगर आप 15-20 एकदम कमांडिंग क्वेश्चन अपने से कर लेते हैं तो बाकी आपके गेस वर्क में भी सही होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि मैथ के अलावा आपको बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने पढ़ा है तो बिल्कुल जरूर आएगा। तो कुल मिला के 25 से 30 क्वेश्चन आपके अपने हो जाएंगे, खुद से बनाए हुए, और बाकी के 7-8 क्वेश्चन आप गेस से कर लेंगे। तो यही पेपर 1 का फॉर्मूला है। और पेपर 2 तो बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस, बिल्कुल हम वही पढ़ रहे हैं, एमए भी किए बीए भी किए हैं, तो उसमें तो ज़्यादा बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। वही बेसिक बुक जो पढ़ ली है वो पढ़ ली, अभी कोई नई बुक स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना समय नहीं है। तो बस अपना कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग करते रहिए और मॉक पेपर सर के करते रहिए, तो उससे बहुत सब स्मूथली हो जाएगा। यही बस बताना चाहता हूँ। ओके, गुड। सो प्रथमेश तो एक यूनिक केस है, आप देख सकते हैं कि, और ये भी आप देख सकते हैं कि सफलता और असफलता किसी को भी जो है वो बराबर का जो टेस्ट मिलता है। आप मत समझिए कि कोई भी ऑलवेज सफल हो सकता है और कोई भी ऑलवेज असफल हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल, लाइफ ऐसे ही बना हुआ है। आप देखिए प्रथमेश खुद बता रहे हैं कि 13 मार्क्स, जो कि बहुत ज्यादा होता है, ही मिस्ड जेएनयू। इनका फिजिकल प्रॉब्लम था, और ऐसे ही होता है कई बार, हमें फिजिकल शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हम मानसिक रूप से जो है हम फोकस नहीं रह पाते हैं, कुछ हमारा मन जो है कहीं और चला जाता है, कहीं और टिक जाता है पढ़ाई से। हम चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे वो अपनी पारिवारिक हो, चाहे कुछ अपनी पर्सनल हो, उसके चलते भी, तो इसके चलते देखिए कि इनको नहीं हो पाया। इनफैक्ट एट दैट टाइम आई वाज, ये मेरे ग्रुप में थे सीयूईटी पीजी में, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू बी टॉपर। जैसे कोई एक स्टूडेंट ऑलवेज टॉप करता है तो उससे आशा बन जाती है। तो जब प्रथमेश ने मुझे बताया कि मैं कहीं बिहार से, इन्होंने कुछ मैसेज किया था कि सर मेरा नहीं हुआ, तो आई वाज वेरी सैड। आई थॉट कि ऐसा कैसे हुआ कि प्रथमेश का नहीं हुआ। बट यू कैन सी कि चूंकि ये अच्छे स्टूडेंट थे तो इनकी बनी रही, और इन्होंने कैसे क्रैक किया 250 244। तो इससे क्या सबक मिलती है कि आपको असफलता से नहीं घबराना है। एक और बात प्रथमेश के केस से समझ में आती है कि हर जो स्टूडेंट होता है पॉलिटिकल साइंस का, वो सोचता है मैं जेएनयू में पढ़ूंगा तो बहुत बड़ी बात है, और जेएनयू में पीआईएसएम जैसे उमरा कर रही है, आईआरएम ये करूंगा। लेकिन आप देखिए कि ये जेएनयू में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जेआरएफ क्रैक कर रहे हैं। ऐसे ही होता है। अभी जो है सत्या नडेला जो है वो एक मणिपाल यूनिवर्सिटी है जिसको कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है आईआईटी से कोई कंपैरिजन में, वहां से पढ़ के वो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को चला रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप
किस बैकग्राउंड से हैं, किस स्कूल से आपने पढ़ा है, किस शहर से आप हैं। MS धोनी जो है एक छोटे से शहर रांची से बिलोंग करते हैं, छोटे से मोहल्ले में रहते हुए, उनके फादर और बैकग्राउंड बहुत ही लोअर मिडिल क्लास है, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने क्या चमक है। आप कहीं से भी हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, किसी भी कॉलेज से हो, आप यहाँ देख रहे हैं कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, लेकिन सभी जो है क्रैक कर रहे हैं। डोंट वरी, ऐसा नहीं है केवल आप BHU में पढ़ेंगे, SU में पढ़ेंगे, JNU में पढ़ेंगे, DU में पढ़ेंगे तभी आप JRF क्रैक करेंगे। नो, नॉट एट ऑल। ओके, अब फाइनल जो है मैं उमरा से पूछना चाहता हूँ कि उमरा, चूंकि आपने PhD ज्वाइन किया है, अब जब JRF स्टूडेंट कर लेते हैं उसके बाद का क्या रास्ता होता है, या नेट के बारे में बताएं, क्या क्या करना पड़ता है, फिर कैसे आगे आप कैसे PhD में एडमिशन लेते हैं? यस उमरा। सर मैंने JNU में, DU में और बाकी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया था, तो इंडीड मेरी प्रेफरेंस JNU ही रही थी। तो आई कैन टेल इन माय केस व्हाट हैपेंस इन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। मैंने SIS में अप्लाई किया था क्योंकि मैंने MA PSN यहीं से किया है। तो व्हाट द प्रोसेस इज, ऑफ कोर्स यू हैव टू अप्लाई। जब JNU के अलग से एप्लीकेशंस आते हैं तो उनका जो इंटरव्यू में जो रहता है वो ये है कि वो आपके रिसर्च प्रपोजल पे फोकस करते हैं एंड द एरिया नॉलेज दैट यू हैव रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सेंटर जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी कितनी नॉलेज है आपके पास। So for example, I applied in South Asian Studies, in Chinese Center, even I applied in Center for International Politics Organization and Disarmament, जिसे हम CPOD बोलते हैं। तो I applied in these 3-4 centers और मेरा सारे centers में हो गया था। तो what is the key is that जो इंटरव्यू पैनल होता है उनका बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि अगर आप आ रहे हैं इंटरव्यू में तो वेरी फर्स्ट थिंग कि आप जिस रीजन पे अपना प्रपोजल बना के जा रहे हैं उसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो आपका टॉपिक है प्रपोजल के लिए वो बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट होना चाहिए। आपको उसकी हर एक लाइन, मतलब आपको उसकी उस टॉपिक की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। बस ये नहीं कि आप सिंपल कहीं से ChatGPT से कैसे भी बना के ले गए, फ्रेंड्स वगैरह से बनवा के, या फिर कहीं से मिल गया वो लेके चले गए, दैट वोंट वर्क। सो ये प्रपोजल एंड जिस सेंटर में आप अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एज जैसे मैंने अप्लाई किया था सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज में, तो इंडीड मेरा जो टॉपिक था वो उस पे से मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे, बुक्स पढ़ी थी, तो मुझे अपने टॉपिक की बहुत अच्छे से नॉलेज थी। तो प्रपोजल मेरा बहुत बहुत अच्छा था। तो जितने भी मुझे पैनल ने क्वेश्चंस किए मेरे प्रपोजल के रिगार्डिंग, मैं एक में भी मतलब मैंने स्किप नहीं किया, मैंने काफी अच्छे से आंसर दिया। तो आई थिंक दैट प्रोवाइडेड मी द एज। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे साउथ एशिया एज अ रीजन, साउथ एशिया की हिस्ट्री, ऑल द कंट्रीज जो साउथ एशिया में है, इन सब की आपको बहुत अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट साउथ एशिया। अगर आप चाइनीज सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं, आप CPOD में अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी दूसरे सेंटर जैसे कि इंडो पैसिफिक या फिर रशियन सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उस रीजन के रिगार्डिंग, उस कंट्री के रिलेटेड काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, एंड अगेन जो आपका टॉपिक है, जो प्रपोजल है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे मतलब मिथ्स हैं कि वो प्रपोजल नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं, बट व्हाट आई फाउंड ड्यूरिंग माय इंटरव्यू कि एवरी पैनलिस्ट, जो प्रोफेसर वहाँ बैठे थे, वो जो हार्ड कॉपीज हम लेके गए थे, उनकी लैपटॉप स्क्रीन पे भी हमारा प्रपोजल था, वो काफी अच्छे से उसको गो थ्रू कर रहे थे। एक एक लाइन वो पढ़ रहे थे, मतलब जितना भी उनको 20 मिनट्स में टाइम मिल रहा था। इट गोज ओनली फॉर 20 मिनट्स PhD इंटरव्यू। तो वो काफी अच्छे से प्रपोजल को देख रहे थे। एंड हमारी बिब्लियोग्राफी जो है वो भी बहुत मैटर करती है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो वो कहीं से भी ऑथर को उठा रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे कि इनके बारे में और क्या पढ़ा है। तो इंडीड आपका जो प्रपोजल है, और अब जिस सेंटर में, आई डोंट नो अबाउट अदर सेंटर्स, आई मीन अपार्ट फ्रॉम SIS, ऑफ कोर्स अगर आप CPS में भी जाते हैं पॉल साइंस में, तो 2 थिंग्स आर द की। फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रपोजल, एंड सेकंड जो आपका एरिया है, मतलब पॉल साइंस की बेसिक थ्योरीज वगैरह अगर आप पॉल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं और SIS में है, तो आपको उस रीजन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सो सर, दिस वाज ऑल, थैंक यू। ओके, मैं यहाँ पे ये मैं खुद भी क्यूरियस हूँ जानने को कि यदि नेट, मान लीजिए किसी ने क्वालिफाई से, सनत ने नेट क्वालिफाई किया, तो नेट क्वालिफाई से ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तो के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्यों आप JRF क्यों करना चाहते हैं अब, जबकि PhD इज नॉट मैंडेटरी फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर? तो क्यों सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कोशिश नहीं करते? डिफरेंट जगह जहां एडवर्टीजमेंट निकलती है वहां अप्लाई कीजिए, वहां पे जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसको दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। सनत से मैं जानना चाहता हूँ क्यों? यस सर, मतलब सर सभी, मतलब जिसने भी सर नेट एग्जाम देना चाहता है, जो भी मतलब पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट सर है, जो भी अलग स्टूडेंट सर, जो भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो सर, जो भी मतलब नेट देना चाहता है सर, उसको तो मतलब JRF एक बार क्रैक करना ही रहता है सर। मतलब एक मतलब टारगेट होना चाहिए।
अगर आपका टारगेट जेआरएफ में है तो सर मतलब आप सीरियस नहीं हो, मैं तो ऐसा बोलूँगा। तो सर ये एक बात है सर। और सर आप जो बोले सर अभी वो भी सही बात है सर। नहीं मैं मेरा मतलब एक है मतलब रिसर्च लाइन में थोड़ा जाना है सर, इंटरेस्ट है, इसीलिए मतलब जेआरएफ की तरफ जा रहा हूँ सर। नहीं तो सर मतलब आप जैसा बोले अभी मतलब मैं अप्लाई भी करने का सोच रहा हूँ सर। जो भी टीचिंग जॉब सब आ रहे हैं सर, नेट के साथ मैं अप्लाई भी करूंगा सर। उसका भी मतलब होगा जो भी मतलब सर जो भी सर मतलब मेरे को अच्छा लगेगा सर उसी में परस्यू करूंगा सर। मतलब वही है सर। ओके, सो मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट को कि मेरी ये थॉट है कि आगे बढ़िए। यदि आप नेट कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद ऑलवेज आप पीएचडी कर सकते हैं। आप साथ में पीएचडी कर सकते हैं, वो उसको उसको टीचिंग में काउंट किया जाता है, और कई तरीके हैं, आपको स्टडी लीव मिलती है एंड ऑल। तो ऐसे मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं मैं जानता हूँ जिन्होंने सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन किया है बिना बिना जेआरएफ किए हुए। और उसके भी जो रास्ते हैं उसमें कई जगह जो है स्क्रीनिंग, छोटी से एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, वो उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। फिर इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू बहुत मजेदार होती है क्योंकि वो आपके एकेडमिक एप्टीट्यूड को टेस्ट करते हैं, आप पढ़ाना जानते हैं कि नहीं, जो कि एक अलग ही कला है, उसको वो थोड़े टेस्ट करते हैं। तो उन कम्युनिकेशन स्किल को टेस्ट करते हैं। तो उन सबको हॉनअप कीजिए और आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट जो है वो जेआरएफ के लिए ही ट्राई करें। ओके देन, तो चलो ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा। इसको हम बहुत लंबा नहीं करते हैं, ये करीब 22 मिनट का ये इंटरव्यू है। तो इट्स गुड कि फाइनली मैं एक एक बहुत छोटा सा मैं चाहूंगा कि कोई यदि डूज एंड डोंट्स यदि कुछ आपके मन में रह गई हो, जो स्टूडेंट को, आपके फेलो पॉल साइंस हेल्थ कम्युनिटी के स्टूडेंट को कोई फायदा हो, तो वी स्टार्ट विथ सनत। क्या करना चाहिए, क्या नहीं, मतलब आपके अपने एक्सपीरियंस है कि ये मत, प्लीज ये मत करना और ये करना है। सनत, वेरी ब्रीफ। यस यस सर, यस सर। सर सर सबसे पहले सर जो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि सर मतलब एग्जाम को मतलब सर पे नहीं चढ़ा देना है। मतलब ऐसा है कि सर मतलब कुछ कुछ होते हैं सर स्टूडेंट मतलब बहुत मतलब टेंशन ले जाते हैं कैसा होगा क्या होगा एग्जाम से पहले ही। मतलब सर इनका इतना टेंस हो जाता है कि उनका एग्जाम भी मतलब यही चलता रहता है कि मतलब ऐसा एग्जाम क्यों हो जाएगा, कैसा होगा एग्जाम, कैसा रिजल्ट आएगा, क्या होगा कैसा होगा। तो सर ये नहीं करना होता है। इस बार भी सर जो मैं भी दिया हूँ मतलब सर बहुत मतलब खुले मन में गया था सर। मतलब यही था कि मतलब आई एम प्रिपेयर हुआ हूँ सर, जो भी है प्रिपरेशन हो गया है, अभी सिर्फ एग्जाम का ही बाकी है। तो मैं सर पूरा एकदम पूरा एक बोल सकते हैं चिल्ड माइंड के साथ बैठा सर मैं। और जो भी क्वेश्चन आए सर मैं मतलब ऐसे ही मेरे को जो जो मतलब आता था सर मैं टिक लगाता गया। और जो नहीं आता सर मतलब मैं मार्क को रिव्यू करके छोड़ देता था। फिर मतलब सेकंड रीडिंग में आके सर जो भी मतलब आता है मतलब वो सब मतलब थोड़ा डीप डाइव करके मतलब कुछ आता है तो कुछ निकल आता तो उसको टिक करता था सर। और ऐसे मतलब एक अप्रोच रखता था, एक सिंपल अप्रोच सर। और सर मतलब पेपर वन का भी बोलूंगा, पेपर वन को भी मतलब बहुत मतलब अभी प्रथमेश भाई भी जो ऐसा बोले मतलब सर बहुत बच्चे हैं कि सर पेपर वन को मतलब एक मतलब कुछ मतलब एलियन टॉपिक के जैसा देखते हैं। तो अभी जैसा प्रथमेश वाले भाई भी बोले सर वैसा मतलब तो बोलूंगा कि मतलब पेपर वन को भी ज्यादा मतलब इतना सीरियसली नहीं लेना है सर। मतलब जो भी है सर वही मतलब मैं तो मतलब सर पेपर वन का बहुत सीरियस स्टडी नहीं किया हूँ सर। मतलब जो भी मेरे को बेसिक आते हैं सर मतलब पीजी के टाइम पे भी जो किया था रिसर्च मेथोडोलॉजी का। और थोड़ा मेरा भैया का जैसा बोले मतलब उनका मैथ स्ट्रांग है, मेरा थोड़ा कंप्यूटर का मतलब एरिया स्ट्रांग रहता था, स्ट्रांग स्ट्रांग है। तो मैं सर वही मतलब उस पर फोकस करता हूँ सर। और जैसा बोले भैया भी मतलब कॉम्प्रिहेंशन का, रीजनिंग का, ये सब इजी क्वेश्चन आ जाते हैं सर। और ऐसा ही सर मतलब कैजुअली अप्रोच करना होता है पेपर वन को भी, ज्यादा मतलब टेंशन उसके बारे में भी नहीं लेना होता है सर। यही सर मतलब एक चिल माइंड के साथ एग्जाम देना चाहिए, पूरा शांत होके, तो अच्छा रहता है सर एग्जाम। ओके, यस उमरा, योर डूज एंड डोंट्स, वेरी ब्रीफ। Oh, यस yes, उमरा, sir. Sir, as yes, sir. Sir, as you would say, हमें अपनी नर्व्स को बहुत ज्यादा कूल रखना है बिकॉज दिस वाज समथिंग दैट कीप्स ऑन हैपनिंग विद मी। मेरे जून वाले अटेम्प्ट में यही हुआ था, आई मीन दिसंबर वाले में। somehow I was not able to control myself। मतलब तो नफ्स को कूल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड व्हाट आई विल ऐड फ्रॉम माय साइड कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें बहुत ज्यादा लिमिटेड रखते हैं। PYQs इज अगेन इज द की। कहीं और जाने की, बुक्स वगैरह में तो बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। PYQs एंड रिपीटेटिव रिवीजन इज द की।
And lastly, again, I would say same that अपनी nerves को calm रखना during those 3 hours of the exam is very important. Okay. Yes, Dipanvita, your turn. यस सर। सर मुझे इस बार जो लगा, मैंने एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली ले लिया था सर, बिकॉज़ एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरे घर पे भी। आई लॉस्ट माय ग्रैंडमदर, तो आफ्टर दैट कुछ दिन बाद ही मेरा एग्ज़ाम था, तो मेंटली आई वाज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। एंड मुझे लगता है कि इस बार मेरा जो हुआ था सर, कि मैंने पेपर 2 में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन पेपर 1 में व्हाइल गिविंग एग्ज़ाम मुझे जो नहीं आता, मैं डर के मारे मैं ठीक से वो मतलब जो तुक्का मारने वाला गेस वर्क होता है, मैंने नहीं किया सर। अगर वो करती तो शायद थोड़ा बहुत मार्क्स ज़्यादा आता। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि अगर ऐसा कुछ टॉपिक आया तो गेस वर्क से भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो ये बात है। एंड मटेरियल सर मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ूंगी, आपका मटेरियल्स जो है और मेरे जो हैंड रिटन जो नोट्स है वो पढ़ूंगी, और एक्स्ट्रा मुझे जो मुझे लगता है इग्नू वगैरह से मैं कुछ हेल्प ले सकती हूँ वही करूँगी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ एड ऑन सर नहीं करूँगी। तो ये बात है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस बार एग्ज़ाम मतलब इतना सर पे नहीं लेना है कि मुझे इस बार करना ही है, करना ही है, करना ही है, ऐसा नहीं करना है। तो काम माइंड से एग्ज़ाम देना है, शायद बेटर रिजल्ट आएगा, तो मुझे ये लगता है सर। थैंक यू। ओके, गुड। सो आपने डियर स्टूडेंट जो नेट सेल में दीपंविता की बात ये है कि हैप्पी और लकी, टेक इट इजी, बी कूल, बहुत सीरियसली नहीं लेना है। इनफैक्ट लाइफ में किसी चीज को बहुत सीरियसली मत लो। हम लोग अपने आप को ही बहुत सीरियसली लेते हैं। इनफैक्ट ये हम लोगों की सबकी डिलेमा यही है कि और ये हम लोग को ऐसा बनाया ही गया है कि हम अपने को सेंटर ऑफ यूनिवर्स में हर व्यक्ति रखता है। वी थिंक कि वी आर इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और सभी चीजें जो हैं हमारे लिए ही हो रही हैं। तो उसको कैसे आप निकल सकते हो वहां से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। डोंट टेक योरसेल्फ एंड योर लाइफ्स इश्यूज वेरी सीरियसली। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मतलब चलो इसको अभी एक्सप्लेन बाद में करेंगे। प्रथमेश, योर टर्न, डूज एंड डोंट्स। यस सर, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो अभी आने वाले एस्पिरेंट है, वो पिछले दोनों पेपर को बेस बना करके अपनी तैयारी ना करे कि वो पेपर रिपीट हो जाएगा, चाहे उसके उस टाइप का पेपर दोबारा आएगा। जो एक नॉर्मल यूजीसी नेट के लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए, जो उनको लगता है कि हाँ ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए, वही प्रिपरेशन करे। पेपर उससे इजी आ जाए चाहे हार्ड आ जाए वो तो समय की बात है, लेकिन अपने प्रिपरेशन लेवल को ना अप डाउन करे। वो जैसा नेट का प्रिपरेशन होता है वैसा ही करे। और एक सर लास्ट में जोड़ना चाहूँगा, जो अभी बात हो रही थी, तो सर मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं पिछले 1 डेढ़ 2 साल में उपनिषद और भगवत गीता तो हमारी ऐसी किताब है कि सब युगों युगों से लोग पढ़ते हैं, लेकिन खासकर मैं उपनिषद के जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, उस पर बहुत चिंतन करता हूँ। तो ये मुझे बहुत मदद करता है सर। यस, बहुत बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड, आज ही वो काफी देर तक मुझे चर्चा करता रहा, वो भी भगवत गीता पढ़ रहा है। ही वाज ट्राइंग टू, मतलब वो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे कोप अप करें, भागवत गीता क्या कहती है। तो यस, दैट हेल्प्स। यस योगेश, फाइनली यू कुड ज्वाइन। तो वेरी ब्रीफ, हम लास्ट में सबसे कुछ एक दो लाइन पूछना चाह रहे हैं कि डूज एंड डोंट्स फॉर द एस्पिरेंट्स। यस, योर टर्न। हाँ यस सर, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि सर डूज में हमें सिलेबस के ऊपर फोकस करना है, एंड पीवाईक्यू से रेफरेंस लेते हुए, और पर्टिकुलर एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ के एग्जाम देने जा रहे हो। हर टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। और डोंट्स में मैं ये कहूँगा सर कि कुछ बच्चे होते हैं कि जो पीवाईक्यू देख के वहाँ पे फैक्चुअल लग रहा है तो सिर्फ फैक्ट्स को रटने बैठ जाते हैं। मेरे हिसाब से एक एस्पिरेंट को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में। सबसे पहले हमें अपने टॉपिक वाइज कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। कंसेप्ट्स अगर हमारे क्लियर होंगे तो हम फैक्ट्स को अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं और उनको अच्छे से होल्ड भी कर सकते हैं, ताकि हमें एग्जाम में वो सपोर्ट कर सके। और दूसरा सर, रिगार्डिंग पेपर 1, मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चे जैसे किसी चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, लाइक डीआई हो गया या फिर और कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक। पेपर 1 एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। अगर पेपर है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और
अगर आप चीजों को समझ पा रहे हो तो आराम से आप 30 नंबर के से ऊपर मतलब नंबर ला सकते हो। तो बस सर मैं यही कहूंगा कि पेपर वन में इतना ज्यादा एक जो बना रखा है कि डीआई बहुत हार्ड होता है, ऐसा सोच के ना जाएं। इजी अगर शांत दिमाग से करेंगे तो डीआई इतना हार्ड भी नहीं होता। और बाकी पेपर के लिए भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आप पेपर वन में अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। थैंक ओके, यू सर। गुड। तो ये सर जो है प्रथमेश और योगेश ने जो कहा, मैं हमेशा ग्रुप में कहता हूँ और मैं क्रिकेट की भाषा में कहता हूँ कि यदि आप न्यूजीलैंड गए और वहां पे आपको ऐसी पिच मिलती है कि जो कि अभी तो नहीं लेकिन 10-15 साल पहले जो क्रिकेट टेस्ट मैच होते थे तो उसमें आप देखोगे कि 5 दिन का टेस्ट मैच है और 1.5 दिन में मैच खत्म हो गई। इंडिया ने बैटिंग किया, 113 रन बनाया, न्यूजीलैंड ने बनाया 126 रन, फिर इंडिया ने बनाया 90 रन और न्यूजीलैंड ने बनाया 100 रन और मैच जीत गया, और ये 1.5 दिन में होता था। तो आप यदि उस तरह के पिच के लिए यदि मान लो आप विराट कोहली हो और पता लगा आप उस तरह से नेट प्रैक्टिस करने लगे तो क्या होगा? आप एक बहुत ही मीडियोकर बैट्समैन बन जाओगे कुछ समय में। और यदि मान लीजिए आप फैजलाबाद, एक बहुत ही फेमस पिच होती थी पाकिस्तान की जहाँ पे कि बॉल ऑलवेज हाफ बॉली पे आता था, या मुल्तान जहाँ पे कि 3rd सेंचुरी मारा, अब उस टाइप के पिच पे आपने खेल लिया और उस टाइप के आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर सोचो इंग्लैंड के पिच पे क्या होगी जहाँ बॉल स्विंग करती। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप क्रिकेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे कोई भी प्रिपरेशन हो, यू नीड टू डू ए स्टैंडर्ड प्रिपरेशन विदाउट कंसिडरिंग कि अभी का रिसेंट ट्रेंड क्या है। यदि आप ट्रेंड देखोगे 3 साइकिल का, तो आपको तो कोई कॉन्सेप्ट जानना ही नहीं है, केवल आपको क्रोनोलॉजी जाननी है, केवल फैक्ट जाननी है, कब कौन मरा, कब कौन जन्म लिया, कब कौन सी इवेंट हुई। तो क्या आप इसकी तैयारी करोगे यूजीसी नेट के लिए? नो, नॉट एट ऑल। जो योगेश कह रहे हैं, जो प्रथमेश कह रहे हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट की तैयारी करनी है, फैक्ट तो मतलब आप कर सकते हो ऑलवेज, और फैक्चुअल यदि ज्यादा हो रही है तो ज्यादा फैक्ट आप याद करोगे और फिर उसको उतनी तेजी से भूल भी जाओगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ही आपकी जर्नी खत्म नहीं हो जाती है। अभी आपने सुना उमरा से कि आपके रिसर्च प्रपोजल पे वो पूछना चाहते हैं, उस सेंटर के बारे में आप क्या जानते हो पूछना चाहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप इंटरव्यू दोगे तो आपको बेसिक जो एकदम फाउंडेशनल जो वैल्यूज हैं, थॉट है, उस पे आपके थॉट को पूछेंगे कि आपकी अपनी ओरिजिनल क्या बन पाई है। तो वहां ये फैक्ट रट करके क्या फायदा होगी? केवल इस एग्जाम से तो कुछ नहीं हो जाना है। सो वन लाइन में है, डू द स्टैंडर्ड practice, standard preparation as UGC NET demands, not what its last few PYQA indicate। जो एक अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए उस तरीके से कीजिए। बेस ऑलवेज, बहुत ही घिसी पिटी बात है, आपका नींव है वो कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले लाइए और फिर उसके ऊपर में आप जितने फैक्ट और इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं वो कोई उसमें हानि नहीं है, बट उतनी ही ब्रेन सेल को हैवी कीजिए जितना रिक्वायर्ड हो, और एग्जाम के बाद उसको भूलने की भी, अनलर्न करने की भी जरूरत होती है जिससे कि दूसरी चीजों को हम ले सकें। ओके देन, सो चलो इसको बंद करते हैं, एंड सर, थैंक यू वेरी मच सर कि आप। एक क्वेश्चन था मेरा सर, इफ यू प्लीज अलाउ सर। यस यस। सर एक डाउट टाइप ही है सर। लाइक जैसे मेरी अभी एज 29 ईयर्स है, 29 ईयर्स एंड 6-7 मंथ सर। और सर ये जेआरएफ का मतलब वैलिडिटी कब तक रहता है? क्या ये 3 इयर्स अब से काउंट होगा या 30 इयर्स का सर इसका रहता है कि आपको 30 इयर्स से पहले पीएचडी में एडमिशन लेना है तभी आप फेलोशिप को अवेल कर सकते हो, इस तरह से रहता है? देखो, जो मुझे पता है वैसे आप लोग भी बता सकते हो। मुझे जो अभी का जो रूलिंग है वो ये है कि ये 2 साल के लिए ये वैलिड होता है। जो जेआरएफ की जो सर्टिफिकेट है, आप 2 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, जहां तक मुझे पता है। वैसे तो जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगी तो उसमें ये बात लिखी रहेगी, इसमें कोई आपको ऐसी बात नहीं। अभी 3 कह रहे हैं, प्रथमेश कह रहे हैं 3 इयर्स, सो 3 इयर्स, 3 इयर्स इज वैलिड। पहले 2 इयर्स था, अभी 3 इयर्स कर दिया हुआ है। So 3 year from the date, प्रथमेश इस पे आप बताओ। मुझे जो समझ में आती है, जो नॉर्मल होता है कि जब से आपको सर्टिफिकेट मिला है उस समय से 3 इयर्स, यही है? जी सर, यही है सर्टिफिकेट इशू होने के डेट से। ठीक है, सर्टिफिकेट इशू होने के डेट से 3 ईयर के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। और इसीलिए मैं कहता हूं हर अपने स्टूडेंट को कि जस्ट आफ्टर सीयूईटी आपको यूजीसी नेट दे देना चाहिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि
यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो मास्टर्स के, समझो डियर स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी यदि आप हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, क्योंकि जब आप दोगे तब तक 6 महीने ऐसे ही बीत जाएंगे और उस तब तक आपका एक सेमेस्टर भी पूरा हो जाएगा और फिर उसके बाद 3 इयर्स तक वैलिड होती है, तब तक तो आप मास्टर से पास कर जाओगे। सो यू आर वेरी मच एलिजिबल। फॉर्म भरने उड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर ठीक से नहीं बनाया है, वो आपको कहते हैं कि कब आपने पास किया, वो सब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी उसमें भर दो, बिकॉज आपके सर्टिफिकेट 3 इयर्स तक वैलिड है। सो ओके, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक सेकेंड, लेट मी क्लोज द रिकॉर्डिंग। सो डियर स्टूडेंट, वी आर क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में, आपके जर्नी में मदद करेगी। चलिए फिर मिलते हैं, और लेट मी स्टॉप।